My screen visible? Yes, sir. ओके। सी फ्रेंड्स, मैंने कल और उसके पहले भी आप लोगों से कुछ पीडीएफ शेयर की है चैप्टर्स के रिगार्डिंग, जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जब आप प्रैक्टिकल करते हो, मतलब अपने पीसी में अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो शुरू शुरू में कुछ तकलीफ हो सकती है आपको, मतलब कि यू मे बी फेसिंग सम ट्रबल, सम प्रॉब्लम्स during installation of Android Studio or setting up the environment for in your system to develop application for Android. तो मैंने दो तीन फाइल उसके मुताबिक भी आपसे शेयर की है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑफ चैप्टर 2। देखो, ये पीडीएफ जो चैप्टर की है वो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है। एक्चुअली मैंने पूरा जो चैप्टर है वो डिटेल में भी आपको शेयर किया है, और इन शॉर्ट जो यहाँ पे मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ डिस्कशन के वक्त, जो मैंने थोड़ा कंसाइज किया है डिस्कशन को, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्रैक्टिकल है, तो थियोरी कॉन्सेप्ट मतलब कि इतने विस्तार पूर्वक हमें याद रखने की और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने आप लोगों को आपके रेफरेंस के लिए वो शेयर किया है डिटेल भी, और जो यहाँ पे मैं आपको शेयर डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वो पीडीएफ भी मैंने आपको आज शेयर कर दी है। ओके, तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी बेसिक ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसमें डेवलपिंग के बारे में बात होगी। Android SDK provides all the tools and API we need to write powerful application for our platform. As I told you, that whenever a new version of Android is released, uh, other things for accessing the new features of platform, प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब नया वर्जन एंड्रॉयड का मार्केट में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म का एक नया वर्जन आया। नया वर्जन मतलब उसमें कुछ नया नए फीचर्स होंगे, और वो जो नए फीचर्स उसमें ऐड किए जाते हैं, वो फीचर हम डेवलपर अपनी एप्लीकेशन से यूज कर सके, इसके लिए एस डी के रिलीज होता है। एस डी के माने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। हमें वो क्लासेस इंटरफेस दिए जाते हैं कि जिसके जरिए हम प्लेटफॉर्म के फीचर्स, अलबत् नए फीचर्स भी यूज कर पाए। अदरवाइज तो अगर आपके पास पुराना एसडीके है तो भी काम कर पाओगे, लेकिन जो नए फीचर्स प्लेटफॉर्म में ऐड हुए हैं वो आपके पुराने एसडीके में नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई आईडी और ये एसडीके होना चाहिए। Yes, if someone has knowledge of Java, its syntax, technique, and grammar, inexperience in Java but have knowledge of OOPS language like C++, can also find it familiar. मतलब कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप इसको कंफर्टेबल फाइंड करोगे। मतलब नॉलेज मतलब सिंटैक्स, कैसे कोड लिखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के, इतना आपको जस्ट ओवरव्यू पता है तो भी आप एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो यूजिंग जावा। रिक्वायरमेंट्स की बात करें, रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग द एनवायरनमेंट, व्हाट यू नीड, अ प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स द। देखो, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप अपने पीसी या लैपटॉप में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, उसमें ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए कि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हो। मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो होगी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में, वो एंड्रॉयड को सपोर्ट करती है, तो ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और you can easily develop for Android application. You are having, most of the cases we are having Windows or Linux. It is possible to develop Android application in Windows, Unix, Linux, Macintosh, etc. But most of we are using Windows operating system, so it is convenient and comfortable to develop for our uh,
in our platform. Another thing you need is Android SDK. मैंने बताया आपको कि SDK की आपको जरूरत रहेगी, क्योंकि that is the thing which you will use in your code. आप जब कोड लिखोगे तो उसमें जो लिखोगे कोडिंग प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, उसमें जो आपने शब्द मतलब कि क्लासेस यूज किए होंगे, इंटरफेस यूज किए होंगे, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा? SDK से मिलेगा. And one more thing is required, that is we will be using programming language Java to develop application for Android platform. तो आपके पास Java होना चाहिए, और वो भी 7 या उससे हायर. नाउ एंड्रॉइड स्टूडियो, तो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि आजकल हम जब एंड्रॉइड के लिए डेवलप करते हैं तो मार्केट में तो बहुत सारे आईडी अवेलेबल है, लेकिन जो इन हाउस आईडी हो तो वो बेहतर रहता है. मतलब कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम एंड्रॉइड के लिए डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड है वो किसकी प्रॉपर्टी, मतलब किसकी प्रोडक्ट है? गूगल की प्रोडक्ट है. तो अगर गूगल की तरफ से ही या एंड्रॉइड की तरफ से ही हमें कोई आईडी मिलता हो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो वो एक ज्यादा अच्छा रहता है कि हम उसको यूज करें. हम थर्ड पार्टी आईडी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इक्लिप्स, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा है? इन हाउस वाला, मतलब कि जो खुद का है उसका, क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर्स, ज्यादा सुविधाएं होंगी दूसरे के मुकाबले, क्योंकि वो एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो एंड्रॉइड ने ही, मतलब कि गूगल ने ही डेवलप किया है, और एंड्रॉइड भी गूगल की ही प्रोडक्ट है, तो गूगल के एंड्रॉइड के बारे में ज्यादा जानकारी होगी इनके पास, गूगल के पास. और वही लोग जब आईडी डेवलप करते हैं तो इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल कि उनके पास ज्यादा नॉलेज है एंड्रॉइड का, तो वो अपना आईडी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. और ज्यादा बेहतर आईडी बनने से क्या होता है कि हम ज्यादा बेहतर एप्लीकेशन कंफर्टेबली बना सकते हैं डेवलपर. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो. हम कौन सा आईडी यूज करेंगे? एंड्रॉइड स्टूडियो. और एंड्रॉइड स्टूडियो भी हर कुछ ड्यूरेशन में अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है. इसके मुताबिक स्टूडियो के भी बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, 2.1, 2, 3, इस तरह से, फिर 3.1 एटसेट्रा. और आजकल जो मार्केट में चल रहा है लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो, वो 4.1 है. कौन सा है? 4.1.3. ओके. तो आपको भी अपने सिस्टम की अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना चाहिए. मतलब कि अगर आपके पास सपोज कि आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है वो थोड़ा पुराना कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन में इसमें, कौन सा लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन में इसमें यूज कर सकता हूँ. ठीक है ना? क्योंकि उसके मुताबिक अगर आप लेटेस्ट यूज करते हो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है लेटेस्ट फीचर्स यूज करने के हिसाब से. और आपको रिसोर्सेज भी इजीली उसके लिए मिल जाएंगे, मतलब स्टडी करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा. तो ये मैं कहूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज करो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट विच वर्जन इज बेस्ट suited for your system's configuration. Android Studio is official ID of Android. It is built for Android to accelerate our development and help us, means developer, to build the highest quality applications for every Android device. हम easily और बेहतर एप्लीकेशन डेवलप कर सके, इसलिए ये स्टूडियो बनाया गया है और हमें दिया गया है. It offers custom tailored for Android developers, including rich code editing, debugging, testing, profiling tools, etc. What is there inside Studio? It contains Android Studio plugin, SDK tools, platform tools, version of Android, Android AVD for testing our application, etc. It contains many things. ये तो यहाँ पे जो लिस्ट किया है मैंने वो कुछ ही है, लेकिन ये तो बहुत सारा हमें प्रोवाइड करता है. देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो इज 4.1.3. मैंने यहाँ पे
लिंक भी दी है आपको उसके डाउनलोड करने के लिए। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो कि एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल और रन करे, तो इंस्टॉल कैसे करें वो तो मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था। तो यहाँ पे ये जो लिंक दी है 4.1.3, उस पर आप क्लिक करोगे तो 4.1.3 जो वर्जन है एंड्रॉइड का वो आप डाउनलोड कर सकोगे। एंड्रॉइड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, उसकी हाइपरलिंक मैंने यहाँ पे दी है। और डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना सकते हैं और क्या होता है उधर, बहुत ही कंसाइजली इन शॉर्ट समझना चाहते हो, तो एक वीडियो है ऑलरेडी बिल्ट अवेलेबल इन यूट्यूब, उसका मैंने लिंक भी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो ओपन भी होगा, 9 या 10 मिनट का वो वीडियो है। अब देखो, मैंने कल कुछ लिंक आपसे शेयर की है गूगल क्लासरूम के थ्रू, उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे यूज करें उसके बारे में भी मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं आपको। एक ये है और एक दूसरा हिंदी में है कि जो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन वाला है, 1 घंटे जैसा। ओके, और एडिशनली मैंने तीसरा भी एक वीडियो मेरा खुद का आपको शेयर किया है जिसमें ट्रबल शूट मैंने बताया है कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को पहली दफा यूज कर रहे हो तो नो डाउट इस वीडियो को आप देखोगे जो यहाँ पे मैंने लिंक दी है। फिर इस वीडियो में से देखकर जब आप बनाओगे अपनी सिंपल एप्लीकेशन और उसको जब आप रन करना चाहोगे ना कंप्यूटर में, तो पहली बार शायद हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ यू में फेस एन एरर। तो उस एरर का कैसे सॉल्यूशन करें वो मैंने मेरे खुद के वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसे भी देखना। पहले ये वीडियो देखना कैसे डेवलप करते हैं। मैं आपको आज बताने भी वाला हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, अगर ये सुविधा मतलब कि ये गूगल मीट हमें थोड़ा स्पीड दे, कल की तरह ना हो तो हैंग ना हो जाए, तो मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी आज यूज करके बताने वाला हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के प्रकार मतलब किस किस तरह की एप्लीकेशंस बन सकती है एंड्रॉइड में, मतलब कि जनरली क्या होता है। अब देखो, ये तो एक सामान्य सा प्रश्न हो गया। आजकल हम सब एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं और हम डेवलपर भी है, तो आप लोग को हंसी आएगी कि सर ये तो हम जानते हैं कि कैसी एप्लीकेशन बनाई जाती है, इसमें क्या नई बात है, आपको हमें बताने की आवश्यकता क्या है इसमें। बट एक्चुअली सैद्धांतिक रीत से हम अगर सोचे तो कुछ प्रकार है उसके कि जो हमें जान लेने चाहिए। फोरग्राउंड एप्लीकेशंस मतलब ऐसी एप्लीकेशंस की जो रन होती है तो वो क्लाइंट के सामने उसका आउटपुट होता है। यस, कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसका आउटपुट तो आता है। उसी तरह से जब हम एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसका भी आउटपुट आएगा, और वो आउटपुट कहाँ आएगा, अगर हम मोबाइल में रन कर रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे। अब देखो, ऐसी एप्लीकेशन है कि जो रन होती है तो स्क्रीन पे उसका आउटपुट भी रहता है, ऐसी एप्लीकेशंस को फोरग्राउंड एप्लीकेशंस कहते हैं। और अगर उसको स्क्रीन नहीं मिलती, मतलब कि अगर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रही है तो वो सस्पेंडेड है, मतलब कि हर घड़ी उसको रन होने के लिए स्क्रीन की आवश्यकता है, फोरग्राउंड में वो रन होगी क्लाइंट के सामने। इस तरह की एप्लीकेशन होती है फोरग्राउंड एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट है बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन। बैकग्राउंड एप्लीकेशंस ऐसी होती है कि जो रन होती है लेकिन स्क्रीन पे उसका कोई अस्तित्व, मतलब कि हर घड़ी वो स्क्रीन पे उसका आउटपुट नहीं रहता। जब कोई घटना ऐसी घटती है कि जो जिसके बारे में वो क्लाइंट को नोटिफिकेशन देना चाहती है तभी वो स्क्रीन पे अपीयर होगी, अदरवाइज स्क्रीन पे वो मौजूद नहीं रहेगी। स्क्रीन पे उसका आउटपुट मौजूद नहीं रहेगा लेकिन वो बैकग्राउंड में रन होती है। जैसे कि कॉलिंग की एप्लीकेशन, देखो कॉल की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है ना, वो 24 आवर्स रन होती है, लेकिन हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता कि ये कॉलिंग की एप्लीकेशन रनिंग मोड में है। जब भी कोई कॉल आता है तो तुरंत ही ये कॉलिंग की एप्लीकेशन हमें नोटिफिकेशन देती है, इनकमिंग कॉल। वो इनकमिंग कॉल के बारे में उसे पता इसलिए चल रहा है कि वो कॉलिंग की एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग मोड में है। वो रनिंग मोड में है लेकिन स्क्रीन पे उसको आउटपुट देने की आवश्यकता 24 आवर्स नहीं है, जब कॉल आता है तब वो आपको नोटिफिकेशन देगी। Intermittent applications require limited interactivity and do most of the work in background। अब देखो, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होगी कि जिसको स्क्रीन चाहिए लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए,
फिर क्लाइंट के इंटरेक्शन के खत्म होने के बाद, मतलब कि क्लाइंट कुछ फीचर उसमें ऑन ऑफ कर दे या स्टार्ट कर दे, फिर स्क्रीन की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि हम ऑडियो प्ले करते हैं, तो ऑडियो की जो एप्लीकेशन होती है, एक बार हम ओपन करके उसमें सॉन्ग सिलेक्ट करके प्ले कर देते, फिर स्क्रीन से उसको हटा देते, फिर भी गाना बजता रहता है। तो वो ऑडियो एप्लीकेशन जो, उसको हर घड़ी इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। विजेट्स, लाइव पेपर्स ओनली ऑन होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर और विजेट। तो इस तरह की भी एप्लीकेशन हो सकती है जिसको हम लाइव वॉलपेपर या विजेट्स बना सकते हैं। लेकिन जो मेन एप्लीकेशन है वो है फोरग्राउंड एप्लीकेशन और बैकग्राउंड एप्लीकेशन। डेवलपिंग फॉर मोबाइल एंड एम्बेडेड डिवाइसेस, हार्डवेयर इम्पोज डिजाइन कंसिडरेशन। जब हम डेवलप करने जाते हैं, जब हम डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते भी है मोबाइल या एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए, तो हमारे सामने कुछ तकलीफें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि जिनको हमें उत्तर देना रहता है। हार्डवेयर इम्पोज डिजाइन कंसिडरेशंस, मतलब कि जिस डिवाइस के लिए हम डेवलप करना चाहते हैं वो तो मार्केट में बहुत सारी वेराइटी में अवेलेबल है। हम कौन सी डिजाइन को ध्यान में रख के एप्लीकेशन डेवलप करें, क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ तो ऐसा होगा कि ऐसी स्क्रीन, ऐसा प्रोसेसर, ऐसी इतनी रैम होनी चाहिए। ये सब कंस्ट्रेंट्स होंगे जो हम दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे। तो क्या रखना चाहिए, यूजर का एनवायरमेंट, व्हाट विल बी अवेलेबल एट यूजर, कौन कौन से फीचर्स क्लाइंट के डिवाइस में अवेलेबल होंगे, तो उस हिसाब से हम डेवलपमेंट करें। और फाइनली हम कौन से वर्जन के लिए, एंड्रॉइड के कौन से वर्जन के लिए डेवलप करना चाह रहे हैं। हार्डवेयर इम्पोज डिजाइन कंसिडरेशंस, मैंने आपको बताया कि ये अब जिस मोबाइल के लिए आप डेवलप करना चाहोगे, हर हर मोबाइल में अलग अलग सुविधाएं हो सकती है। देखो, पहले के जब मोबाइल से तो कैमरा नहीं आता था, अब कैमरा आता है तो अलग अलग उसमें उसके जो कैमरा का जो डेंसिटी होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं हम, पिक्सल वाला, तो वो अलग अलग होता है। तो किस तरह का कैमरा होगा और होगा भी या नहीं, ये हम पहले से तो हम बता नहीं सकते। फिर रैम होगी, कितनी होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लिमिटेड रैम हो सकती है। एक्सटर्नल मेमोरी है, सॉरी इंटरनल मेमोरी, तो वो कितनी है ये भी हम पहले से तो नहीं बता सकते। एक्सटर्नल मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है, सपोर्ट करती भी है। बैटरी कितने एमएच की है, उसकी लाइफ कितनी है, एक बार चार्जिंग करने के बाद कितने टाइम तक चलती है। फिर अगर हमारी एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसको इंटरनेट की आवश्यकता है, तो क्या डिवाइस में इंटरनेट अवेलेबल होगा है, तो वो कौन कौन से तरीके से, वाईफाई, डेटा, मोबाइल डेटा, मतलब ये सब हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस है कि जो अलग अलग हो सकते हैं सभी डिवाइसेस में। अगर हमारी एप्लीकेशन ऐसे फीचर्स को यूज करती है तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से फीचर्स हमें चाहिए, और अगर जरूरी है तो ही हमें वो फीचर्स यूज करने चाहिए और रिक्वायरमेंट में लिखने चाहिए। कीपिंग ऑल दिस कंस्टेंट इन माइंड, आवर एप्लीकेशन शुड बी एफिशिएंट। हमारी एप्लीकेशन को जितनी, देखो जब हम मोबाइल के लिए डेवलप करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं जब आपको फर्स्ट सेम में जावा पीएचपी पढ़ाता था, तो हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि हमारी एप्लीकेशन, हमारा प्रोग्राम बिन ज़रूरी कुछ भी कार्य या बिन ज़रूरी कोई भी रिसोर्स क्लाइंट के पीसी का एक्वायर नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, और यहाँ तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना ध्यान आप रखते थे कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने में, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान आपको रखना है मोबाइल के लिए एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त, क्योंकि आपका जो डिवाइस है, टारगेट डिवाइस, वो छोटा है, उसमें सुविधाएं कम होगी, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होगी क्लाइंट की, और ज़्यादा डेटा भी होगा, मतलब कि ज़्यादा एप्लीकेशंस भी होगी। और हो सकता है कि यूज़र, आपका जो कंप्यूटर का यूज़र है उसके मुकाबले ये जो मोबाइल का यूज़र है वो कम टेक्निकली साउंड हो, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है, लेकिन वो टेक्निकली कितना साउंड है ये हम नहीं जानते। तो ये सब कंस्टेंट ध्यान में रख के आपको हो सके उतने कम रिसोर्सेज, ऐसा कुछ भी कार्य, कुछ भी कोड, कुछ भी रिसोर्स ऐसा आपको यूज नहीं करना है जिसकी आपको आवश्यकता न हो। Our application should be predictable and well behaved.
स्विच सीमलेसली फ्रॉम द बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड, पोलाइट होनी चाहिए, एक आकर्षक स्क्रीन क्लाइंट के समक्ष आनी चाहिए जब हमारी एप्लीकेशन, मतलब हमारी एप्लीकेशन एकदम यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारी एप्लीकेशन जब रन हो तो क्लाइंट को तुरंत पता चल जाना चाहिए कि उसको क्या करना है। हमारी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लाइंट को इजीली, मतलब कम समय में रिस्पॉन्स दे, उसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के यूजर्स कंप्यूटर के यूजर्स के कंपैरिजन में कम धीरज वाले होते हैं। मतलब आप भी जब मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, कोई एक्शन आपने ली और 2-3 सेकंड तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप तुरंत ही कुछ और करने लगते हो। मतलब पेशेंस कम होते हैं क्लाइंट के पास, मोबाइल के क्लाइंट्स के पास। तो आपको ये सब कंस्ट्रेंट ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट टूल्स जिसकी मैंने कल भी बात की थी आपसे, कि हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो कौन कौन से टूल्स, मतलब जो हम एसडीके यूज करते हैं, हम जो माहौल यूज करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, तो डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल है। थ्योरी की दृष्टि से ये पहले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब तो थियरी एग्जाम में तो आपको अपीयर नहीं होना है, but let us just read them. वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, हाँ, जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आप नो डाउट मोबाइल के लिए डेवलप कर रहे हो, लेकिन आप डेवलप तो कंप्यूटर में कर रहे हो या लैपटॉप में। तो जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो, अपना कोड लिख रहे हो, तो वहीं पे आप चाहोगे अपनी एप्लीकेशन को रन करना, टेस्ट करना, क्योंकि हर समय ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे कि कुछ कोड लिखा, चेंजेस किया और वापस मोबाइल में इंस्टॉल किया, वापस री इंस्टॉल किया नेक्स्ट टाइम मॉडिफाई करके। तो ये थोड़ा कम्बरसम टास्क हो जाता है। तो हम डेवलप कर रहे हैं, हम कोड लिख रहे हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो अच्छा होगा कि वहीं पे हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर लें। तो यहाँ पे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो हो या इक्लिप्स हो, ये हमें एवीडी प्रोवाइड करता है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर एसडीके मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इम्यूलेटर, मतलब वो एवीडी। फिर डिबगिंग करने के लिए डीडीएमएस है, डायनेमिक डिबग मॉनिटर सर्विस, मतलब आप डिबगिंग के मैसेजेस लिखकर चेक कर सकते हो। एंड्रॉइड डिबग ब्रिज, फिजिकल डिवाइस, अगर आपने कनेक्ट किया है मोबाइल और मोबाइल पे एप्लीकेशन को टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपका मोबाइल या एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, अगर एवीडी बनाया है आपने तो एवीडी मतलब एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस या आपका फिजिकल डिवाइस, जो भी है वो वहां पे दिखाई देगा। मतलब उसका पूरा मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम आपको एबीडी के थ्रू दिखाई देगा। आप कुछ फाइल्स अपलोड करना चाहते हो टेस्टिंग के लिए, या फिर आप मोबाइल से डाउनलोड करके सिस्टम में लेना चाहते हो। सपोज कि आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हो, फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर डेटाबेस रिलेटेड कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो एवीडी में। अब आपको देखना है कि एवीडी में वो डेटाबेस बना या नहीं बना है, एवीडी में रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए। आपने कोई मीडिया रिलेटेड एप्लीकेशन बनाई, आपको सॉन्ग या वीडियो प्ले करना है, तो एवीडी में जो भी कुछ करोगे आप वो एवीडी में करोगे, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो एवीडी में कुछ ऑडियो फाइल्स, कुछ वीडियो फाइल्स आप अपलोड करना चाहते हो या उसमें से कुछ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप एवीडी के एंड्रॉइड डिबग ब्रिज के थ्रू कर सकते हो। लॉगकेट, ये एक लॉगिंग के हेतु से एक लॉगकेट विंडो है, जिसमें आप डिबगिंग के मैसेज लिखकर उसमें देख सकते हो। उसमें अलग अलग प्रकार के मैसेजेस आप लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज, वार्निंग के लिए, एरर के लिए, वर्बस मैसेज, ऐसे अलग अलग प्रकार के मैसेज। कि जो स्टूडियो में एक छोटा सा विंडो आएगा बॉटम में, वहां पे आपको ये, जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो आपने जो मैसेजेस लॉग किए होंगे वो वहां पे आपको दिखाई देंगे। अलग अलग प्रकार के मैसेजेस अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं, जैसे कि एरर मैसेज है तो वो रेड कलर में दिखाई देता है, वार्निंग है वो ब्लू में, नॉर्मल सक्सेसफुल मैसेज है वर्बस तो वो ग्रीन में दिखाई देगा। इस तरह से एंड्रॉइड एसेट पैकेजिंग टूल, आप कोई बाहर से फोन्स या ऐसे कोई पैकेजेस आपने बाहर से लिए हैं एक्सटर्नल और अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, तो आपको एंड्रॉइड एसेट पैकेजिंग टूल है कि जो उपयोगी हो सकता है। पर्टिकुलर फॉन्ट्स आप यूज करना चाहते हो, एटसेट्रा। ये तो मैंने आपको कुछ
development tools बताए. Otherwise, there are many tools available which we can use for developing an Android application. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में. अब हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की ओर. ओके फ्रेंड्स, देखो, आप सबको मैंने ये लिंक दी हुई है एंड्रॉयड स्टूडियो को कहाँ से डाउनलोड करें. ये लिंक developer.android.com मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की है. आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कैसे इसको डाउनलोड करना है. और ये ऑफिशियल वेबसाइट है एंड्रॉयड की, जहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो. उसके बारे में बहुत सारी जानकारी और मैंने जैसा कि बताया था सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. देखो बॉटम में कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो ये स्टूडियो का वर्जन आपको रन करने के लिए विंडोज 7, 8 या 10 होना चाहिए. 64 बिट रैम होनी चाहिए. मिनिमम 4 GB, 8 GB रिकमेंडेड है. डिस्क में 2 GB की स्पेस होनी चाहिए. 4 GB रिकमेंडेड है. फिर स्क्रीन रिजोल्यूशन आपका इतना होना चाहिए. ऐसा अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो फिर आपको डाउनलोड करने के बाद उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है. तो पहली बार जब आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, मतलब ये सेटअप, तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पीसी में है तो नहीं, तो ये पहली बार आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करोगे. ये जो हमने डाउनलोड किया ना यहाँ से, वो तो सेटअप है, एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप. इस तरह से आपके पास EXE फाइल आएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है. ठीक है, थोड़ा समय लेगा ये. और जब ये इंस्टॉल होता है ना, इंटरनेट चालू रखना. आप लोग याद रहे मेरी बात, इंटरनेट चालू रखना. एक दफा ये पूरा इंस्टॉल हो गया तो आपके पीसी में डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ जाएगा, जिसको आपको डबल क्लिक करके स्टार्ट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो. ध्यान में रखना सब. या तो फिर आप रन यहाँ पे स्टार्ट में जाके डायरेक्ट लिख सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो. जैसे ही आपने इंस्टॉल किया, अब पहली बार आप रन करने जा रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो पहली बार जब वो रन होते हैं ना, तो वो थोड़ा समय लेगा लॉन्च होने में. एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप क्या करना चाहते हो. एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, वहां से सिलेक्ट करो. एक छोटी सी विंडो आएगी, वो जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है उसमें वो सब कुछ बताया हुआ है. अब पहली बार आप यूज कर रहे हो तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप कौन सी थीम यूज करना चाहते हो. मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो का स्क्रीन जब आपके सामने आए तो दो तरह की थीम आप यूज कर सकते हो. आइदर यू कैन यूज व्हाइट थीम विच इज द डिफॉल्ट, और यू कैन यूज ब्लैक थीम. मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो ब्लैक, मतलब डार्क थीम है. तो वो आपको पूछा जाएगा कौन सी थीम आप यूज करना चाहते हो, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है. जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो थोड़ी देर में आपके सामने पूछा जाएगा प्रश्न कि आप क्या करना चाहते हो. तो वहां पे आपको न्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है कि मैं न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूं. देखो यहां से मैं न्यू एप्लीकेशन में जा रहा हूं. ओके, न्यू, देखो फाइल मेनू में न्यू प्रोजेक्ट. जैसे मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया, तो आपको भी जब आप पहली बार रन कर रहे हो एप्लीकेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो का पहली बार रन कर रहे हो, तो मैंने जैसा कहा कि थोड़ा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी थीम यूज करना चाहते हो आप. और जैसे ही आप थीम सिलेक्ट करोगे, आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा. ये तो क्या है कि मैंने तो पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो रन करवाया था, इसलिए ये स्क्रीन डायरेक्ट मेरे सामने आ गई जैसे ही मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया. लेकिन आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट.
ओके, जैसे ही आप वो क्लिक करोगे आपके सामने इसी तरह की स्क्रीन आएगी। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं, यहां से इस तरह की स्क्रीन आएगी, सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी। अब देखो एक्टिविटी क्या है, तो कि जब हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी होती है एप्लीकेशन के अंदर, इंटेंट होता है, पेंडिंग इंटेंट होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन में। सबसे बेसिक या जो प्राइमरी चीज है ना, प्राइमरी चीज आपकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए, वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कि आप सब एंड्रॉइड की एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है। आपने बहुत सारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन देखी है। कोई भी एप्लीकेशन आप जैसे ही आप रन करते हो अपने मोबाइल से कोई भी एप्लीकेशन, तो क्या होता है कि डेस्कटॉप पे उसका आइकन होता है। जैसे ही आपने क्लिक किया एप्लीकेशन पे, उसकी एक स्क्रीन आएगी आपके सामने। उस स्क्रीन में कुछ लिखा होगा, आपसे कहा होगा कि आप एक्शन लो। अब जैसे ही वो स्क्रीन आपके सामने आती है ना, वो एक एक्टिविटी है। उस पे कहा है आपको कि भाई स्टार्ट पे क्लिक करो, तो स्टार्ट का बटन दिया है। जैसे आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है मोबाइल में। तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आई, वो नेक्स्ट एक्टिविटी है। वहां पे आपको मेनू दिया है, जैसे कि क्रिएट न्यू प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, लॉग इन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे उसका पेज वापस आपके सामने ओपन होके आएगा। तो वो जो नया पेज आएगा वो भी एक एक्टिविटी है। इन शॉर्ट, जितने स्क्रीन है हमारी एप्लीकेशन में, जितने स्क्रीन है उतनी एक्टिविटीज हम बनाएंगे वन बाय वन। आया समझ में? तो इट इज द मेन थिंग ऑफ आवर एप्लीकेशन, इट इज द प्राइमरी थिंग ऑफ आवर एप्लीकेशन, एक्टिविटी। एक्टिविटी, अभी के लिए ऐसा सोच लो कि एक्टिविटी मतलब स्क्रीन। जितनी स्क्रीन हम रखना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, उतनी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कम से कम एक एक्टिविटी तो रखेंगे, एक स्क्रीन तो रखेंगे। तो स्क्रीन मतलब एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी आप बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं। हमें अभी के लिए एम्प्टी एक्टिविटी बनानी है, तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा एम्प्टी एक्टिविटी, और फिर मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। किस पे क्लिक करूंगा? नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे देखो नेम पूछा गया है, प्रोजेक्ट का नेम, माई एप्लीकेशन। जो भी नाम रखना है हम रख सकते हैं, NJS एप्लीकेशन। अब देखो जैसे ही आपने एप्लीकेशन का नाम रखा ना, नीचे पैकेज नेम अपने आप बन के आ गया। तो कि यहाँ पे तो क्या है, देखो मैं जावा जब पढ़ा था आपको, तो मैंने बताया था कि जावा में हमें पैकेज बनाने चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो पैकेज बाय डिफॉल्ट बनाएगा ही, क्योंकि हम कोड तो जावा में लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अपने आप आ गया पैकेज का नेम। फिर लोकेशन, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बन के आपके पीसी में सेव होगा, आपके पीसी का एक एड्रेस यहाँ पे लोकेशन आ गया है। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर, उसके अंदर एडमिन फोल्डर, उसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, और फिर उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन का एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से यूज करना चाहते हो, जावा या कॉटलिन? अगर जावा यूज करना चाहते हो तो जावा लिखो यहाँ पे, कॉटलिन यूज करना चाहते हो तो कॉटलिन। हम जावा यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा। फिर मिनिमम एसडीके, मतलब आपकी एप्लीकेशन मिनिमम कौन से लेवल पे रन होनी चाहिए, कौन से वर्जन पे रन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने ऑप्शन जेली बिन से लेकर 11 तक के अवेलेबल है। तो मैं तो यहाँ पे मैंने कहा था कि हम अगर लोअर वर्जन सिलेक्ट करते तो संभावना बढ़ जाती है, मतलब मेजोरिटी ऑफ डिवाइस पे वो रन होगा। देखो यहाँ से हम 9 सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आया कि योर एप्लीकेशन विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 39.5%। अब मैं उसके बजाय 7 सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मात्रा बढ़ गई, 73.7% डिवाइस पे रन होगा। और मैं 4.4 सिलेक्ट करता हूँ तो 94, और जेली बिन सिलेक्ट करता हूँ तो 99.8% डिवाइस पे हमारी एप्लीकेशन रन होगी। अभी के लिए मैं जेली बिन सिलेक्ट करता हूँ।
इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश पे। अब ये जब फिनिश पे क्लिक करोगे आप, तो आपका ये नया प्रोजेक्ट बनेगा, नई विंडो ओपन होगी एंड्रॉइड स्टूडियो की। आपको देखो, जब भी आप एंड्रॉइड के लिए डेवलप कर रहे हो ना, धैर्य रखना है, धैर्य रखना। देखो ये अभी प्रोसेसिंग चालू है, प्रोजेक्ट बन रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, उसका पूरा सेटिंग हो रहा है, और ये जब ये सब कुछ होता है ना, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट की बनने की प्रक्रिया है ना, ग्रेडल बिल्ड होता है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी ना, वो नीचे आपको उसका स्टेटस दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा मत समझना कि स्क्रीन पे कुछ हो नहीं रहा, स्क्रीन पे हम कुछ कर नहीं रही है तो हम फटाफट अब कुछ चालू कर देते, नहीं, नीचे देखो प्रोसेसिंग चालू है, और जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपने कुछ यहाँ पे करना चाहा, करने लगे आप, तो हो सकता है कि ये जो नीचे प्रोसेस हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाए, और आप जो करना चाहते हो वो तो होगा ही नहीं, और स्टूडियो भी थोड़ा हैंग हो जाए या फिर ज्यादा समय ले ले। मेरे पीसी में 8 GB रैम है अभी, तो थोड़ा मुझे स्पीड मिल रहा है। आपके पीसी में 4 GB रैम है अगर, तो आपको उससे कम स्पीड मिलेगी। अब ये जब तक प्रोसेसिंग नीचे हो रही है, हमें वेट करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। किसी भी तरह की हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, एक बार आपके सामने ये प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया, नीचे सभी प्रोसेस पूरी हो गई, तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे बीच में एक विंडो होगी, ओके, उसमें जावा का कोड दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे देखो ये जो जावा का कोड है ना, इस फाइल के अंदर है, और इस फाइल का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। मेन एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी, मतलब मैंने कहा ना स्क्रीन, और जैसे कि हमने अभी जस्ट एप्लीकेशन को क्रिएट किया है, तो उसमें कम से कम एक एक्टिविटी तो होगी। हमने वहां से सिलेक्ट किया था एम्प्टी एक्टिविटी, तो वो एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पे बनकर आई, और उसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। ओके, देखो ये सब कुछ बन के आ गया, जावा का कोड है, जावा की फाइल है। तो देखो सबसे पहली लाइन उसमें पैकेज स्टेटमेंट, पैकेज का नाम com.example.njs एप्लीकेशन। याद है ना, मैंने बताया था आपको कि जैसे ही हम एप्लीकेशन का नाम देंगे, पैकेज का नाम अपने आप बन जाएगा। पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है। फिर कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स अपने आप यहाँ पे जो यूज किया है उसके अनुरूप। फिर पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, देखो पब्लिक क्लास है इसलिए फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम है। एक्सटेंस एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, अब ये हमारा जो क्लास है वो एक एक्टिविटी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एंड्रॉइड में जब भी आप कोई नई एक्टिविटी बनाना चाहते हो, अब हम सपोज ये एक एक्टिविटी तो बनकर आई है, एक स्क्रीन, समझ लो अभी के लिए। हमें दूसरी एक्टिविटी बनानी है तो दूसरी जावा की फाइल बनानी पड़ेगी, तीसरी एक्टिविटी बनानी है तो तीसरी जावा की फाइल बनानी पड़ेगी। जब भी आप नई एक्टिविटी बनाना चाहते हो, तो आपको नई फाइल, नया क्लास बनाना है जावा का, और वो जो भी क्लास आप बनाते हो वो किसका सब क्लास होना चाहिए, एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का। ये बिल्ट इन क्लास है, इसीलिए देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट किया है, बिल्ट इन क्लास। पहले के वर्जन्स में ऐसा होता था कि यहाँ पे एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की जगह पे केवल एक्टिविटी आता था, पहले के वर्जन में। अब के वर्जन में एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी आता है। इसका कारण क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं। मैंने देखो यहाँ पे क्लासरूम में भी शेयर किया है आपसे। यूजफुल मटेरियल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एंड नॉर्मल एक्टिविटी। App Compact Activity is one of the main class in the Android support library. Support library का एक main class है. With every release of Android, new features are added. So the
Android team works on supporting those new features for older versions. अब देखो, हर नए वर्जन में, हर एंड्रॉइड के नए वर्जन में कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और वो नए फीचर्स पुराने डिवाइसेस पे रन हो इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है. To solve this issue, they introduced the Android support library that can deliver latest feature to older versions. तो नए फीचर्स की जो पुराने डिवाइसेस में नहीं है उन्हें उपलब्ध करने के लिए एक सपोर्ट लाइब्रेरी का इन्होंने डेवलपमेंट किया, एंड्रॉइड के डेवलपर्स ने, एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरी. So old as API version 7, that is they backport those new features and allow them to be present on older devices. तो पुराने डिवाइसेस में भी अगर आप नए फीचर्स वाली एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो ये लाइब्रेरी अगर आप यूज करते हो तो पुराने डिवाइसेस में भी ये नए फीचर्स अवेलेबल होंगे जब तक हार्डवेयर सपोर्ट करता है तब तक. तो ऐसा करने के लिए in this support library the default base class used for activity. तो अगर आप ये सपोर्ट लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तो सपोर्ट लाइब्रेरी में एक्टिविटी बनाने के लिए जो बेस क्लास है वो कौन सा है? ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी. तो ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी यूज करते हो, इसका मतलब आप सपोर्ट लाइब्रेरी यूज करते हो. तो अगर आपकी एप्लीकेशन पुराने डिवाइस पे रन होती है तो हार्डवेयर अवेलेबल है तो फीचर्स जो नए हैं वो पुराने डिवाइसेस में भी सपोर्ट करेंगे. इसलिए हम ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी का यूज करते हैं ऐप एक्टिविटी की जगह पे. अदरवाइज यहाँ पे हम अगर चाहे तो एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे हम एक्टिविटी को भी एक्सटेंड करके अपना एक्टिविटी क्लास बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि वो सपोर्ट लाइब्रेरी यूज नहीं होगी, ठीक है ना. अब देखो, ये एक्टिविटी भी एक बिल्ट इन क्लास है. यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, हम जब एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं ना तो उसमें कई बार आपके सामने ऐसी एरर्स आएगी. देखो यहाँ पे एक्टिविटी क्लास मैंने लिखा तो रेड लाइन में एरर आ गई, और वो एरर क्या आ रही है? कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एक्टिविटी. मतलब एक्टिविटी क्लास मिल नहीं रहा है कहीं पे. वो आपने यहाँ पे लिखा है लेकिन मिल नहीं रहा है. हमें तो पता है कि जावा के कोड में जब भी कोई क्लास हम यूज करते हैं, जब भी कोई इंटरफेस हम यूज करते हैं और वो अगर मिलता नहीं है मतलब करंट फाइल में कहीं पे, तो एक्चुअली हमें वो उपलब्ध करवाना रहता है. अगर हमने ये सही लिखा है तो हम जानते हैं कि एक्टिविटी एक वैलिड क्लास है, जावा एंड्रॉइड एसडीके का वैलिड क्लास है. लेकिन यहाँ पे एरर इसलिए आ रही क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया है. तो यहाँ पे स्टूडियो में आपको सुविधा दी गई है कि अगर आपने यहाँ पे लिखने में गलती नहीं की है, आप सही हो, तो देखो डायरेक्टली आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो ना, तो आपको देखो ऊपर ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि अल्टर एंटर प्रेस करो. अल्टर एंटर प्रेस करने से अगर आपका क्लास सही है तो उसका पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा. देखो अल्टर एंटर, जैसे ही मैंने अल्टर एंटर प्रेस किया मुझे ऑप्शन दिए गए कि भाई ये एक्टिविटी क्लास मिल नहीं रहा, आप उसको बनाना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो. हम तो इंपोर्ट ही करेंगे. जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी क्लास इंपोर्ट हो गया, ठीक है. तो जब भी आप कोडिंग करते हो और रेड जो आपने वर्ड लिखा है वो रेड कलर में आ जाता है तो अल्टर एंटर प्रेस करो, ऑप्शंस आएंगे. और वहां पे ज्यादातर केस में अगर आपने सही लिखा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये एंड्रॉइड स्टूडियो एंड्रॉइड का अपना खुद का है. इसलिए मैं वापस इसको ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी बना लेता हूं, ठीक है. तो ये फ्रेंड्स एक्टिविटी है. एक्टिविटी मतलब जितनी स्क्रीन हम बनाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, अपनी एप्लीकेशन में, उतनी एक्टिविटीज हम रखेंगे. यहाँ पे तो हमें कम से कम एक स्क्रीन रखनी है, तो ये एक एक्टिविटी है. और एक्टिविटी इनबिल्ट क्लास है. हम जब एक्टिविटी क्लास बनाते हैं तो वो इनबिल्ट क्लास एक्टिविटी को एक्सटेंड करता है. और जब हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सुपर क्लास है और ये सब क्लास है. तो सुपर क्लास को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो उसकी बहुत सारी मेथड्स हो सकती है जिसको हम ओवरराइड करते हैं. तो यहाँ पे भी जब हम एक्टिविटी बनाते हैं
एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी बहुत सारी मेथड्स है कि जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। ऐसी ही एक मेथड यहाँ पे ओवरराइड होकर आई है, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट मेथड एक्टिविटी क्लास की मेथड है कि जैसे ही कोई एक्टिविटी लॉन्च होती है, लॉन्च होना मतलब रन होना, बट यहां पे रन होने के बजाय हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, लॉन्च होना। जब भी कोई एक्टिविटी लॉन्च होती है तब सबसे पहले एक्टिविटी की ऑन क्रिएट मेथड रन होती है। जैसे कि जावा के प्रोग्राम में जैसे हम रन करते हैं किसी क्लास को, मेन मेथड रन होती है। यहां पे जब भी कोई एक्टिविटी रन होती है तो ऑन क्रिएट मेथड उसकी रन होती है। कौन सी मेथड, ऑन क्रिएट। ऐसी और भी मेथड्स है एक्टिविटी की जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय, बहुत सारी मेथड्स है। बट ये ऑन क्रिएट ज्यादातर केस में हम ओवरराइड करेंगे या फिर हर केस में हम ऑन क्रिएट को तो लिखेंगे, इसीलिए ये इतनी कॉमन मेथड है कि डायरेक्टली वो लिखी हुई आ गई है। और यहाँ पे देखो एनोटेशन भी यूज किया है, ओवरराइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे मेथड है ना वो ओवरराइड हो रही है, मतलब कि सुपर क्लास की है। और इसके अंदर क्या लिखा है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट। ये मेथड जो है उसका खुद का नाम ऑन क्रिएट है और अंदर से वापस कॉल किया सुपर डॉट ऑन क्रिएट। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर का मतलब सुपर क्लास। याद है ना, जावा में दो वेरिएबल हमेशा अवेलेबल होते हैं हर क्लास में, दीज और सुपर। अगर हम सुपर क्लास के किसी मेथड या मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सुपर के द्वारा ऑन क्रिएट कॉल किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे एप कॉम्पैट एक्टिविटी, उसके अंदर ऑन क्रिएट मेथड लिखी हुई है, उसको यहाँ से कॉल किया गया है क्योंकि ये आवश्यक है। क्योंकि सुपर क्लास के अंदर जो ऑन क्रिएट मेथड है उसमें बहुत सारा कोड ऐसा लिखा है कि जो हमारी एप्लीकेशन में भी जरूरी है रन होना, इसलिए यहाँ पे उसको कॉल किया गया है। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमें पास हुई है बंडल। बंडल एक क्लास है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है। मतलब एक्टिविटी का जो स्टेट है, देखो एंड्रॉइड जो है वो लाइनक्स पे आधारित है, हमने कल देखा था, मल्टीटास्किंग, एक ही समय पे बहुत सारी एप्लीकेशंस रन हो सकती है। तो आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, कोई और एप्लीकेशन उसके पहले आ गई ज्यादा प्रायोरिटी वाली, तो आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन जब रन हो रही थी उसका कुछ स्टेट था, स्टेट अवस्था, वो अवस्था स्टोर करने के लिए इस बंडल का उपयोग हो सकता है। इसलिए देखो वेरिएबल का नाम क्या दिया है, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। इंस्टेंस मतलब ये एक्टिविटी का इंस्टेंस। एक्टिविटी है तो जावा की, जावा का क्लास, और जब भी जावा का कोई क्लास रन होता है तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहां पे भी ये एक्टिविटी जब लॉन्च होगी तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां पे जो आर्ग्यूमेंट पास होगी वो बंडल का ऑब्जेक्ट होगा, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, मतलब उसमें इस एक्टिविटी की अवस्था स्टोर हुई होगी। ठीक है, ये चीज अंदर से कॉल हुई सुपर क्लास की मेथड। अब जो मेन चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में ये मेथड कॉल हुई, आप कई बार ये मेथड यूज करोगे, सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू मेथड डायरेक्टली कॉल की है किसी भी ऑब्जेक्ट के बगैर। इसका मतलब क्या हुआ, यह मेथड बिलोंग करती है क्लास को खुद को, और क्लास को खुद को यह मेथड कहां से मिली, हमने तो डिफाइन नहीं की, उसको मिली है सुपर क्लास में से। सुपर क्लास की जो मेथड है उसको हम सब क्लास में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि सुपर क्लास के फीचर सब क्लास में अवेलेबल होते हैं। तो ये सेट कंटेंट व्यू मेथड जो है ना वो एक्टिविटी की मेथड है, मतलब कि एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की मेथड है, और उसमें से अवेलेबल है हमारी एक्टिविटी को, मेन एक्टिविटी को, सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू मतलब कि देखो फ्रेंड्स, हमारी ये जो एक्टिविटी रन होगी ना, मैंने शुरू में क्या बताया कि जितनी स्क्रीन्स आप बनाना चाहते हो उतनी एक्टिविटी बनाओगे आप। और जब आपकी एक्टिविटी रन होगी, जब आपकी एक्टिविटी रन होगी, आप स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना चाहोगे, क्लाइंट को कुछ आउटपुट प्रस्तुत करना चाहोगे। वो जो भी आउटपुट आप क्लाइंट को प्रस्तुत करना चाहते हो, जो भी आउटपुट आप क्लाइंट को प्रस्तुत करना चाहते हो वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, वो स्क्रीन आपको डिजाइन करना पड़ेगा। उसको कहते हैं लेआउट। क्या कहते हैं उसको, लेआउट। और यहां पे
यहाँ पे एंड्रॉइड में स्क्रीन जो डिजाइन करोगे ना आप, वो XML में करोगे। किसमें करोगे? XML में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी होगी रन, होगा क्या रन? एक्टिविटी की जो जावा का क्लास है, और स्क्रीन पे जो दिखाई देगा वो पूरा XML में बना होगा। तो आपको करना क्या होगा कि जब आपकी एक्टिविटी रन होती है तो स्क्रीन पे तो अपने आप कुछ नहीं आएगा। एक्टिविटी रन होगी आपकी, स्क्रीन पे अपने आप कुछ नहीं आएगा। तो आपको एक्टिविटी में से कुछ शो करवाना होगा कि जब ये आपकी एक्टिविटी रन हो रही है तो स्क्रीन पे क्या आए। तो वो शो करवाने के लिए आपको मेथड यूज करनी है सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू मेथड आपको कॉल करनी है। उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है? आपको एक अलग से XML फाइल बनानी है, उसमें डिजाइनिंग करना है, मतलब स्क्रीन पे क्या होना चाहिए वो। और वो जो XML फाइल बनाई है आपने, उसका रेफरेंस यहां से पास करना है r.layout.activity_main। तो वो स्क्रीन जो आप डिजाइन करोगे XML में, वो कहां पे होगी? अब जैसे कि ये एक्टिविटी तो ऑलरेडी बनकर आई है, तो इस एक्टिविटी के लिए स्क्रीन भी अपने आप बनकर आई है। देखो ऊपर यहाँ पे मेन एक्टिविटी जो लिखा है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, उसके बाजू में लिखा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। उसी देखो उस पर मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन भी मेरी आ गई। ये मेरी स्क्रीन का लेआउट है फ्रेंड्स। देखा, ये मेरी स्क्रीन का लेआउट। उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है जिसपे हेलो वर्ड ऐसा लिखा हुआ रहा। ये उसका डिजाइन है, ये उसका व्यू है, आउटपुट। इसका कोडिंग देखना चाहते हो आप, मैंने बताया ना XML में होगा। यहाँ पे ऊपर आप राइट साइड में देखो तो डिजाइन भी है और कोड भी है। कोड में जाओ तो आपको देखो ये कोड दिखाई देगा। ये कोड है उस XML फाइल का जिसका ये डिजाइन है। दोनों चीज देखना चाहते हो तो स्प्लिट पे जाओ। ये उसका कोडिंग आ गया, ये उसका आउटपुट आ गया। यहाँ पे जो भी XML लिखोगे आप, डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हो। बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, जो कुछ भी आप डिजाइन में रखना चाहते हो वो आप कोडिंग के जरिए यहाँ से लिखकर भी, टैग लिख के, XML मतलब टैग की भाषा, यहाँ से टेक्स्ट लिखकर भी कर सकते हो। और या तो यहाँ पे जो डिजाइन विंडो है हमारा, वहां पे देखो आप पैलेट, पैलेट विंडो, यहाँ पे देखा पैलेट, यहाँ से देखो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि ये बटन मुझे रखना है, मैं यहाँ से ले सकता हूँ बटन, बटन देखो यहाँ पे रखा इस तरह से। ये सभी पैलेट में सब व्यूज मिल रहे हैं। कोडिंग में वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप या तो कोडिंग के जरिए ऐड कर सकते हो या तो डिजाइन में डायरेक्ट पायलट में से भी लेकर रख सकते हो। ये फाइल, अब आपको बता दूं, ये जैसे ही हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमारे सामने ये एक्टिविटी आ गई, डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी, और उसका लेआउट भी आ गया। इसको क्या कहते हैं? उसका लेआउट। इसका नाम क्या है? देखो फाइल का नाम एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। तो यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू में क्या लिखा है? r.layout.activity अंडरस्कोर मेन। तो फाइल का जो नाम है ना एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, वो कहां पे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ये आगे इतना क्यों लिखा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फाइल का नाम क्या है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे लेफ्ट साइड का बताता हूं आपको कि यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। अगर ये हिडन है तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपको ये आपका प्रोजेक्ट का पूरा यहाँ पे व्यू मिलेगा एक्सप्लोरर विंडो में। वहां पे ये ऐप होगा और ग्रेडल स्क्रिप्ट होगा। ये ग्रेडल जो है वो पूरा सेटिंग्स का है, उसे हमें अभी के लिए कुछ नहीं करना है। फिर ऐप में जाओगे आप तो वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें तीन मिलेगी आपको, मैनिफेस्ट, जावा और रिसोर्स, RES फोल्डर। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हम यूज करेंगे। अभी आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, जैसे जैसे हम आगे डेवलपमेंट बढ़ाएंगे हम इनसे परिचित होते जाएंगे, इनके कार्य के बारे में हमें पता चलता जाएगा और ये हम इससे कंफर्टेबल भी होते रहेंगे। मैनिफेस्ट फाइल, देखो ये मैनिफेस्ट है ना, मैनिफेस्ट, उसके अंदर एक मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट मतलब कि उसका पूरा वर्णन,
चरित्र वर्णन उसका पूरा, किसका? हमारी एप्लीकेशन का। हमारी एप्लीकेशन का पूरा वर्णन मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जैसे हम एडवांस जावा में JWT में जैसे हम web.xml फाइल है ना हमारे पास, उसी तरह से web.xml याद है ना, XML फाइल है, उसी तरह से यहाँ पे एंड्रॉइड manifest.xml फाइल है। ये मैनिफेस्ट फाइल में आप क्लिक करोगे तो वो मैनिफेस्ट फाइल देखो ओपन होगी। इसमें आपकी एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ लिखा होगा इन शॉर्ट। अभी बाय डिफॉल्ट इतना लिखा हुआ आया है, शुरू में XML का वर्जन है, फिर मैनिफेस्ट टैग है, और वो मैनिफेस्ट टैग अंत में पूरा होगा। और उसके अंदर आप मैनिफेस्ट टैग के अंदर आपकी एप्लीकेशन के लिए एक एप्लीकेशन टैग, क्योंकि एक एप्लीकेशन तो ये एक ही है, एक एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन टैग के अंदर देखो आपके एप्लीकेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेट किए हैं, वो है बाय डिफॉल्ट। और फिर एक्टिविटी, देखो याद रखना एक्टिविटी, अभी हमारी एप्लीकेशन में एक एक्टिविटी है ना, मेन एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे मेन एक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक ये नोड, इसको हम नोड भी कहते हैं, टैग भी कहते हैं, एक नोड ऐड हुआ है। जितनी एक्टिविटीज आप ऐड करोगे ना अपने प्रोजेक्ट में, अपनी एप्लीकेशन में, हर एक्टिविटी के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में एक्टिविटी टैग होना चाहिए। जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं ना तो वो अपने आप आ जाता है, हम नई एक्टिविटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए एप्लीकेशन नोड के अंदर। फिर एडिशनली आप अपनी एप्लीकेशन में कोई हार्डवेयर फीचर्स यूज करना चाहते हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स है आपकी एप्लीकेशन की रन होने के लिए, कुछ परमिशंस आप लेना चाहते हो। मैंने बताया था ना कि हमारी एप्लीकेशन वो सब कुछ कर सकती है कि जो नेटिव एप्लीकेशन भी कर सकती है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन के पास, हमारी एप्लीकेशन जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जिसके डिवाइस में रन होगी उसने नहीं बनाई और एंड्रॉइड ने भी नहीं बनाई, हमने बनाई है। तो हमारी एप्लीकेशन क्लाइंट के डिवाइस में जाके क्लाइंट के डिवाइस के नेटिव फीचर्स यूज करना चाहती है तो हमें परमिशन लेनी चाहिए। अगर हमारी एप्लीकेशन को कैमरा यूज करना है तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए ऐसे, देखो परमिशन यूजेस परमिशन। फिर सपोज कि कैमरा मुझे यूज करना है तो कैमरा। जब हम अपनी मैनिफेस्ट फाइल में ऐसा सब कुछ लिखते हैं, मैनिफेस्ट फाइल वो चीज है कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेगी, कहां पे? डिवाइस में। जब हम ये एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स, फीचर्स और परमिशंस यहाँ पे लिख के रख दी, एक्टिविटी जितनी है सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब जब हमारी एप्लीकेशन की एपीके फाइल बनेगी तो उस एपीके फाइल में ये मैनिफेस्ट फाइल भी साथ में होगी, और जब ये एपीके फाइल क्लाइंट के डिवाइस में जाएगी, क्लाइंट उसको इंस्टॉल करेगा एपीके फाइल को, तो एपीके फाइल को इंस्टॉल करते वक्त वो इस मैनिफेस्ट फाइल को पहले पढ़ेगा। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को पढ़ेगा, इसके अनुसार सेटिंग करेगा, यहाँ पे जो जो फीचर्स लिखे हमने वो फीचर्स अवेलेबल है या नहीं वो भी वो वहां पे इंफॉर्म करेगा। अगर हमारी एप्लीकेशन ने जो फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं, रिक्वायरमेंट्स, वो डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट को बोलेगी कि भाई ये एप्लीकेशन ऐसा यूज करना चाहती है कि जो आपके डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। एडिशनली ये हमने परमिशन लिखी है यहाँ पे कैमरा, तो जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो क्लाइंट से पूछा जाएगा कि ये एप्लीकेशन कैमरा चाहती है एक्सेस करना, अलो और डिने। हमने यहाँ पे लिखा परमिशन, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें परमिशन मिल गई, इसका मतलब क्लाइंट से पूछा जाएगा। अगर क्लाइंट अलाउ करता है तभी हम यूज कर पाएंगे। मैंने बताया था ना कि हम बाजू पड़ोसी के वहां पे जाके भी आराम से सोफे पे जंप लगा सकते हैं, लेकिन पूछना पड़ेगा क्या मैं सोफे पे जंप लगाऊं देन। तो मतलब ये वो फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसको पढ़कर सब कुछ किया जाएगा। जो भी फीचर्स आप यूज करना चाहते हो सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रन होने के लिए मिनिमम एसडीके चाहिए, मिनिमम एसडीके वर्जन सपोज आपको चाहिए 23। आपकी एप्लीकेशन को रन होने के लिए एंड्रॉइड का मिनिमम एसडीके वर्जन 23 चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख के रख दिया। अब आपकी एप्लीकेशन ऐसे डिवाइस में अगर क्लाइंट इंस्टॉल करता है जहां पे एसडीके वर्जन 20 है तो मना कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पढ़ेगा
23 चाहिए और देखेगा कि खुद कौन सा है 20 है, तो क्लाइंट को मना करेगा कि ये एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हो वो कंपेटेबल नहीं है। इस तरह का सब कुछ होता है मैनिफेस्ट फाइल में। इसको हम जैसे हम यूज करेंगे हमें पता चलता जाएगा। जावा, हमारी जावा की जितनी भी फाइल्स है ना वो सब यहाँ पे होती है। हमने अभी जो एक्टिविटी देखी ना, देखो ये पूरा पैकेज हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, डबल क्लिक किया तो ओपन हो गया। ये हम जावा की और क्लासेस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं और फाइल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर पैकेज पे राइट क्लिक करना है, जिस पैकेज में ऐड करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास। लेकिन अगर हम एक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फिर एक्टिविटी। वापस बताता हूं, नई एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं तो पैकेज के फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी, और जो एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं जैसे कि एम्प्टी एक्टिविटी, ओके नाम आ गया उसका, देखो एम्प्टी एक्टिविटी 2। यहाँ पे पूछा गया कि ये एक्टिविटी जो है वो आप एम्प्टी रखना चाहते हो कि उसके लिए लेआउट भी बनवाना चाहते हो। जैसे हमने अभी देखा कि हमारी एक्टिविटी के लिए लेआउट बनकर आ गया था, ऐसा ही अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए भी चाहते हैं तो इस एक्टिविटी के लिए भी वो लेआउट बनकर आ जाएगा। चेक करते हैं तो, और उस लेआउट का नाम होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 2। क्या आप इसको लॉन्चर बनाना चाहते हो? लॉन्चर मतलब अब एप्लीकेशन जब रन होती है तो एप्लीकेशन में तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी रन हो, मतलब जैसे ही क्लाइंट एक्टिविटी को रन, एप्लीकेशन को रन करे, कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि जो सबसे शुरू में रन हो, और उसको कहते हैं लॉन्चर एक्टिविटी। वो लॉन्चर एक्टिविटी एक ही हो सकती है, एंट्री पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वहां से दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी एक्टिविटीज आपकी एप्लीकेशन की रन होगी। लेकिन आपकी एप्लीकेशन जब रन हो, जैसे कि हमारी वेबसाइट रन होती है तो उसमें होम पेज रखते हैं हम, उसी तरह से आपकी एप्लीकेशन में भी कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए लॉन्चर, कि जैसे ही एप्लीकेशन रन हो सबसे पहले ये एक्टिविटी रन हो। अब देखो हम इसको अगर लॉन्चर बनाना नहीं चाहते तो अनचेक करेंगे और फिर फिनिश। तो जैसे हम फिनिश करेंगे नई एक्टिविटी बनकर आ जाएगी, देखो ये बनकर आ गई यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 इस तरह से। और ये RES जो है काफी दिलचस्प चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। RES स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज। हमारी एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में, देखो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हर चीज को एज ए रिसोर्स देखता है। एक छोटी सी स्ट्रिंग आप लिखते हो ना, छोटी सी स्ट्रिंग अगर आप लिखते हो ना, हेलो वर्ड, तो उसको भी एक रिसोर्स की नजरिए से देखा जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये हेलो वर्ड स्ट्रिंग आपको यूज करनी है, तो जहां जहां पे आपको हेलो वर्ड यूज करना है उतनी जगहों पे आप हेलो वर्ड लिखोगे तो क्या होगा, हर जगह पे एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और मैंने तो शुरू में ही बताया आज आपको कि अब हम डेवलप कर रहे हैं मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए जब डेवलप करते हैं तो वो तो एक छोटा सा डिवाइस है और हमें नहीं पता कि क्लाइंट के डिवाइस में कितनी सुविधा, कितनी मेमोरी है। तो हमें डेवलप करने के लिए यूटिलाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिसोर्स का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या है कि एक छोटी सी चीज भी जो आप यूज करना चाहते हो उसको रिसोर्स बना के रखो। रिसोर्स बना के रखने से फायदा क्या है कि अपनी एप्लीकेशन में जहां पे भी, जिस एक्टिविटी में भी आप उसको यूज करना चाहते हो ना, केवल उसका रेफरेंस देना है आपको, केवल और केवल उसका रेफरेंस देना है। बनाना केवल एक ही बार है, उसको लिखना केवल, ये हेलो वर्ड को भी अगर हम रिसोर्स बना के रख दे, हेलो वर्ड है क्या, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे देखो RES में रिसोर्स फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स है, उसमें वैल्यूज नाम का फोल्डर है, उसमें एक strings.xml फाइल है। ये किसके लिए है, तो कि आपके प्रोजेक्ट में जितने भी स्ट्रिंग आप यूज करना चाहते हो ना उसको यहाँ पे बना डिफाइन कर दो। यहाँ पे डिफाइन करके रख दिया तो वो एक ही बार बनेगा, फिर आप अपने कोड में कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिसोर्स बना के रख दूं, स्ट्रिंग नेम, रिसोर्स का नेम देना है माई स्ट्रिंग सपोज रखता हूं, फिर उसको वैल्यू मुझे देनी है हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग रिसोर्स बन गया, ओके। XML में बना, एक ही बार बना, और कहीं पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। देखो मुझे यहाँ पे अगर मेन एक्टिविटी में उसको यूज करना है, सपोज कहीं पे भी यूज करना है, तो मुझे लिखना क्या है, एक्सेस करने के लिए R, रिसोर्स है ना, इसलिए R डॉट, कौन सी टाइप का है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट माई स्ट्रिंग। आगे अपने आप
जैसे ही हमने यहाँ पे वो लिखा ना, देखो जैसे ही हम यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ भी करेंगे ना, कोड लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है। कंपाइल होकर देखो, जैसे ये मैंने माई स्ट्रिंग नाम का एक रिसोर्स बनाया ना, तो एंड्रॉइड ने उसको कंपाइल करके एक उसका वेरिएबल भी बना दिया। देखो माई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, मतलब वेरिएबल तो नहीं कहेंगे हम, उसको आइडेंटिफायर कहेंगे। इस आइडेंटिफायर का नाम भी देखो क्या रखा उन्होंने, जो नाम यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रिसोर्स का रखा है ना, वही नाम आइडेंटिफायर का भी रखा है। तो हम जावा के कोड में इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये जब हम लाइन लिखते हैं तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपको फैमिलियर लगी। जब भी हम आर डॉट ऐसा कुछ लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि हम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। या तो इन अदर वर्ड्स आपको कहूं कि आपको अगर रिसोर्स को यूज करना है तो आपको जावा में क्या लिखना होगा, आर डॉट करके। आर डॉट करके आप रिसोर्स का टाइप लिखोगे और फिर डॉट करके रिसोर्स का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप कुछ भी चेंजेस करते हो वो अपने आप कंपाइल करता है स्टूडियो और उसके लिए रेफरेंस जनरेट कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिसोर्स बनाया तो उसके लिए कंपाइल करके एंड्रॉइड स्टूडियो ने रिसोर्स जनरेट कर दिया, उसका रेफरेंस जनरेट कर दिया। अब आर जो है वो एक इनबिल्ट क्लास है। इनबिल्ट जैसे ही हम अपना एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उसमें आर नाम का एक इनबिल्ट क्लास बना हुआ होता है। वो रिसोर्सेज के लिए होता है, रिसोर्सेज के रेफरेंस के लिए होता है। वो आर क्लास जो होता है उसके अंदर बहुत सारे नेस्टेड क्लासेस है। नेस्टेड क्लासेस वो सभी स्टैटिक क्लास है। ऐसा ही एक क्लास उसके अंदर स्ट्रिंग भी है, और उस स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक फाइनल मेंबर बना होगा, फाइनल मतलब कांस्टेंट बना होगा माई स्ट्रिंग नाम का। और उस माई स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू क्या होगी, ये जो स्ट्रिंग रिसोर्स मैंने बनाया ना, उसका एड्रेस, उसका एड्रेस होगा इस कांस्टेंट के अंदर। आया समझ में? जब हम ऐसा लिखते हैं ना तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, आर क्लास जो है इनबिल्ट, उसके अंदर स्ट्रिंग नाम का क्लास आया है, उसके अंदर माई स्ट्रिंग नाम का एक कांस्टेंट है, उसको एक्सेस कर रहे हैं। और उस माई स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर वैल्यू है इसका एड्रेस। आया समझ में? तो वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर क्लास के अंदर दूसरा एक क्लास ऐसा भी आया हुआ है, लेआउट, और उसके अंदर एक रेफरेंस मतलब कांस्टेंट आया हुआ है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, उसको हम यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल है कि जो यहाँ पे RES फोल्डर में हमें मिलते हैं। ऐसा ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लेआउट। लेआउट मतलब अपनी स्क्रीन। तो जितनी भी स्क्रीन आप बनाओगे वो सब कहां पे बनेगी या कहां पे बनाओगे, इस लेआउट फोल्डर के अंदर। देखो पहली जो स्क्रीन हमारी बनी थी वो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, ये वाला, तो देखो वो भी यहाँ पे है। दूसरी स्क्रीन जो हमारी बनी एक्टिविटी मेन टू डॉट एक्सएमएल, वो भी यहाँ पे है ना। और वो एक्चुअली है क्या, लेआउट रिसोर्स है, लेआउट रिसोर्स। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मैन। दूसरी एक्टिविटी में देखो तो वहां पे भी लिखा है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मैन टू। फिर डॉट एक्सएमएल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली वो जो फाइनल मेंबर बना है आर क्लास के अंदर उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने आपको अभी बेसिक सी चीजें बताई। अब इस तरह से सपोज कि आपने सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई, उसको रन करना है, अगर एवीडी बना हुआ है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके रन करवा सकते हो। आज हमारे पास इतना समय अवेलेबल नहीं है कि हम एवीडी बना के इसको रन करें, तो मैं केवल आपको बता देता हूँ कि देखो ये इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिल सकता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक बटन रखा था पहले, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहां से रन किया मैंने, यहां से। लेकिन यहां से रन करने से पहले आपको यहाँ पे बाजू में एवीडी मैनेजर में जाके एक एवीडी बनाना पड़ेगा, अगर एवीडी नहीं बना है तो। और जब आप एवीडी मैनेजर में जाके क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये एवीडी मैनेजर आपके सामने ओपन होगा। और यहाँ पे अगर कोई भी डिवाइस आपको नहीं बता रहा तो आपको न्यू क्रिएट करना है। और न्यू क्रिएट करते वक्त न्यू एवीडी मतलब एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस
क्रिएट करते वक्त आपको एरर आ सकती है। अगर आप अपने आप उसको सॉल्व करना चाहते हो एरर को, तो मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर की है, सॉल्यूशन टू एरर व्हाइल क्रिएटिंग एवीडी। ये फाइल मैंने आपको शेयर की है, ट्राई करना आप इसमें से सॉल्व करने की। अगर सॉल्व नहीं होता आपसे, कोई बात नहीं, जब हमें नेक्स्ट सेशन जब हम एंड्रॉइड का कंडक्ट करेंगे, तब हम वो सभी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। आशा रखता हूं कि सबको जितना मैंने समझाने का प्रयत्न किया समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट फॉर टू एक्सप्लेन। ये बेसिक सी चीज